मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राजनीतिक शब्दावलियों की चर्चा करेंगे। जब एक अध्येता किसी विषय का अध्ययन प्रारंभ करता है तो उस विषय से संबंधित अनेक प्रकार के तकनीकी शब्दों का उसे ज्ञान होना चाहिए। जब तक उन तकनीकी शब्दों को वो भी अध्येता समझ नहीं पाएगा तब तक उस विषय को अच्छी तरह से वह हृदयंगम नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक विषय के अलग अलग तकनीकी शब्द होते हैं, तो उन शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है। तो राजनीति विज्ञान में भी इसी प्रकार के अनेक शब्द हैं और इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक व्यवस्था में, सिद्धांतों में, अध्ययन में किया जाता है। इसलिए इन शब्दों का अर्थ हमें जानना आवश्यक है। अभी इस चर्चा में जो भी शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा और उसकी विवेचना की जाएगी, उसकी विवेचना का मूल उद्देश्य है कि उस शब्द का अर्थ आप तक पहुँच जाए, उस शब्द का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ जाएं, ताकि आपको उस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार के सिद्धांतों को समझने में परेशानी न हो। इसका उद्देश्य है केवल शब्द को अच्छी तरह से व्यक्त करना, बिल्कुल साधारण शब्दों में उस शब्द को अभिव्यक्त करना। तो शुरू करते हैं राजतंत्र से। किसी भी देश में एक शासन का होना आवश्यक है। यह माना जाता है कि राज्य तब तक नहीं बनता जब तक कि चार चीजें न हो। एक, जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा है संप्रभुता। इसका अर्थ क्या है? जब तक जनसंख्या नहीं होगी, राज्य नाम की संस्था का निर्माण नहीं हो सकता। तो जनसंख्या तो बिल्कुल स्वाभाविक है। न केवल कोई भी संस्था, अपितु जितने भी समूह बनते हैं, समुदाय बनते हैं, इन सब के लिए जनता का होना, जनसंख्या का होना, मनुष्यों का होना अनिवार्य है। पहली बात। दूसरी चीज, निश्चित भूभाग। उस जनसंख्या को एक निश्चित भूमि में बसा होना चाहिए। तो जितने भी घुमक्कड़ जातियां होती हैं, इन घुमक्कड़ जातियों को, घुमक्कड़ कौम को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उसके लिए निश्चित भूभाग का होना अनिवार्य है। जैसे फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन है। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन क्या है? जिस क्षेत्र पर इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया है 1948 के बाद, फिलिस्तीनी क्षेत्र पर पहले फिलिस्तीनी लोगों का शासन था, वहां उनका राज्य था। तो जब इजराइल पर अरब देशों ने आक्रमण करना प्रारंभ किया 1948 में स्थापना के बाद, तो इजराइल ने अरब देशों को परास्त करना शुरू किया और फिलिस्तीन पर अपना पूरा अधिकार कर लिया। तो फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों को उसने यथावत बसे रहने नहीं दिया। उसने फिलिस्तीन को फिलिस्तीनियों से, वहां के निवासियों से पूरा मुक्त कर दिया। उन निवासियों को वहां से भगा दिया, हटा दिया और अपने यहूदियों को बसाना शुरू किया। तो इन फिलिस्तीनियों ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का निर्माण किया, जिसके पहले नेता थे यासिर अराफात। तो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, उसके पास चूंकि भी भूमि नहीं है और दूसरे राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में शरणार्थियों के रूप में निवास करता है, इसलिए फिलिस्तीन को अभी तक राज्य की संज्ञा नहीं दी गई है, क्योंकि उसके पास अपनी भूमि नहीं है। तो भूमि का होना आवश्यक है। तीसरी चीज, सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जनता पर शासन करने के लिए। यदि शासन न हो तो जनता अस्त व्यस्त हो जाएगी, उसका जीवन असुरक्षित हो जाएगा, उसके किसी भी कार्य में नियमितता नहीं आ पाएगी। वह अपने जीवन के बारे में हमेशा एक अनिश्चित स्थिति में बना रहे। इसलिए सरकार का होना आवश्यक है, ताकि लोगों पर शासन किया जा सके और शासन कानून के अनुसार किया जा सके। एक छोटी सी
बात एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब घंटी बजती है तो प्रोफेसर क्लास में आते हैं। क्लास में आने के पहले उस क्लास की स्थिति क्या होती है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। आप जरा सोच लीजिए कि किस प्रकार से छात्र छात्राएं आपस में बातें करके बहस करके एक शोरगुल की स्थिति उत्पन्न हमेशा करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही एक प्रोफेसर आते हैं, एक शिक्षक उस क्लास में आते हैं, वहां पर पूरी शांति स्थापित हो जाती है। तो यह जो प्रोफेसर है, जो शिक्षक है, ये सरकार के प्रतीक है और उस सरकार के प्रतीक रूप में वहां पर वो शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो सरकार का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संप्रभुता की चर्चा आगे करेंगे। तो सरकार का होना आवश्यक है। सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? तो सबसे पहले इसमें आता है राजतंत्र का। राजतंत्र किसे कहते हैं? जहां पर राजा का पद होता है, जहां पर राजा के पास पूरी शासन करने की शक्तियां होती हैं, वह न केवल राज्य करता है अपितु शासन भी करता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। यह राजतंत्र नाम मात्र का भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। जहां नाम मात्र का राजतंत्र होता है, राजा का पद बना रहता है, उसके हाथ में कोई शक्तियां नहीं होती, अपितु एक दूसरी संस्था जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल राजा के नाम से, सम्राट के नाम से शासन करता है। और दूसरा वास्तविक राजतंत्र, जहां पर राजा वास्तविक रूप में शासन करता है। आज की तिथि में दुनिया में ऐसा राजतंत्र नहीं है जो पूरी तरह से शक्तिशाली हो और उसका पद सम्राट का हो। यह राजतंत्र निर्वाचित भी हो सकता है और वंशानुगत भी हो सकता है। जहां पर वंशानुगत राजतंत्र होता है, सम्राट या राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इस पद का अधिकारी होता है और उसके बाद उसका जो बेटा होगा वही उत्तराधिकारी होगा। जहां पर वंशानुगत आधार पर राजपद प्राप्त होता है, उसे वंशानुगत राजतंत्र कहते हैं। निर्वाचित राजतंत्र, जहां पर राजा का निर्वाचन होता है, उसे निर्वाचित राजतंत्र कहते हैं। अभी दुनिया के किसी भी देश में निर्वाचित राजतंत्र नहीं है। वंशानुगत राजतंत्र का सबसे बढ़िया उदाहरण है इंग्लैंड, जापान। यहां पर वंशानुगत राजतंत्र है। तो यह राजतंत्र है जहां पर राजा के पास पूरी शक्तियां होती हैं। और इंग्लैंड के संदर्भ में कहा जाए तो इंग्लैंड का सम्राट, जापान का सम्राट नाम मात्र के शासक है। यह राजतंत्र जब विकृत हो जाता है तो उसे निरंकुश तंत्र या निरंकुश तंत्र कहते हैं। जहां पर राजा अपने ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करता, किसी कानून को, नियम को, व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, अपितु मनमाने ढंग से शासन करता है, उसे निरंकुश तंत्र कहते हैं। अभी निरंकुश तंत्र का भी कोई उदाहरण दुनिया में नहीं है। निरंकुश तंत्र का एक दूसरा रूप है जिसे तानाशाही कहते हैं। यह तानाशाही एक व्यक्ति की हो सकती है, एक दल की हो सकती है, एक वर्ग की हो सकती है। जैसे साम्यवादी देशों में दल की तानाशाही होती है, मतलब दल जो कहेगा वही शासन मानेगा। दल और शासन में कोई अंतर नहीं होता। जैसे चीन है, चीन में राजनीतिक रूप से तानाशाही है। किसकी तानाशाही? दल की तानाशाही। और दल कौन है? एक व्यक्ति के हाथ में पूरे दल की शक्तियां केंद्रित हो गई हैं। तो चीन का जो राष्ट्रपति है वही दल का महासचिव है। तो देखिए, एक व्यक्ति दो पद, दल का महासचिव भी, महासचिव माने साम्यवादी दल में अध्यक्ष का पद नहीं होता। तो साम्यवादी दल का सर्वेसर्वा होता है महासचिव, और वही महासचिव सरकार में राष्ट्रपति के पद पर भी काम कर रहा है। तो ये तानाशाही है। फिर कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र किसे कहते हैं? जहां पर शासक, शासन की शक्तियां एक वर्ग में निहित होती है और उसके कुछ लोगों में, मतलब कि एक व्यक्ति शासक नहीं होता, एक वर्ग या एक समूह के हाथ में जहां पर शासन होती है, उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। कुलीन का मतलब होता है, कुलीन या वर्ग तंत्र, आप इसे कुलीन तंत्र इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्टता होती है। क्या विशिष्टता? एक तो यह है कि शासकों की संख्या एक नहीं होती, अनेक नहीं होती, कुछ होती है, सम 2, 4, 8, 10 कुछ होती है। राजतंत्र में एक व्यक्ति सर्वेसर्वा होता है, कुलीन तंत्र में कुछ व्यक्तियों का शासन होता है।
इनमें ये विशिष्टता होती है, या तो ये सब के सब धनी और संपन्न वर्ग से हों, अथवा ये सब के सब बौद्धिक वर्ग से हों, या एक ही जाति के हों। तो जहां पर एक विशिष्टता शासकों में होती है उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। और कुलीन तंत्र का आज की तिथि में सबसे बढ़िया उदाहरण है इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द्वितीय सदन। ब्रिटिश संसद का जो द्वितीय सदन है उसका नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पूरे इंग्लैंड के जितने भी धनी मानी लोग हैं, बड़े संपन्न लोग हैं, रईस लोग हैं, ये सब के प्रतिनिधि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं। तो कुलीन तंत्र का वो उदाहरण है। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स दुनिया का सबसे शक्तिहीन सदन माना जाता है। यह कुलीन तंत्र जब विकृत हो जाता है और तानाशाही पूर्वक शासन करता है, निरंकुश ढंग से शासन करता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाता है, उसे वर्ग तंत्र कहते हैं, ऑलिगार्की कहते हैं। कुलीन तंत्र को एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो वर्ग तंत्र, ऑलिगार्की में वही शासक वर्ग अपने स्वार्थ के में केंद्रित हो जाता है और जन भावनाओं को कुचलना शुरू करता है। इसे वर्ग तंत्र कहते हैं। वर्ग तंत्र का आज उदाहरण कोई नहीं। तीसरा अगला है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र को अरस्तु, एक अच्छे प्रजातंत्र को अरस्तु पॉलिटी का नाम देता है, पॉलिटी। और यही पॉलिटी जब विकृत हो जाता है तो उसे वह डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का नाम देता है। तो आज की तारीख में पॉलिटी तो नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई प्रजातंत्र नहीं है आज की तिथि में जहां भ्रष्टाचार न हो, अनियमितता न होती हो और सरकार डावाडोल न होती हो। आज की तारीख में ऐसा एक भी शासन व्यवस्था नहीं है। तो राजतंत्र में एक व्यक्ति शासक होता है, कुलीन तंत्र में कुछ व्यक्ति शासक होते हैं और प्रजातंत्र में अनेक व्यक्ति शासक होते हैं। प्रजातंत्र किसे कहते हैं? जहां पर शासन सत्ता एक व्यक्ति या एक वर्ग के हाथ में निहित न होकर आम जनता के हाथ में निहित होती है, उसे प्रजातंत्र कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है लोकतंत्र, इसी को जनतंत्र भी कहते हैं। तो जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र तीनों समानार्थी हैं। प्रजातंत्र में जनता को प्रजा कहा गया है, जनतंत्र में जनता को जन कहा गया है, और लोकतंत्र में जनता को लोक कहा गया है। लोक बात क्या कहेंगे, बोलते हैं ना, वही लोक। तो जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र तीनों समानार्थी हैं। तो प्रजातंत्र में जनता शासक होती है और जनता स्वयं शासन के कार्यों का संपादन करती है। लेकिन आज की तारीख में दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, इनमें से किसी भी राष्ट्र की संख्या लाखों से कम नहीं है। तो इतनी अधिक जनता का होना एक अव्यवस्था को उत्पन्न करता है। तो ऐसे में पूरी जनता अपने ऊपर शासन कैसे करेगी और पूरी जनता एक ही स्थान पर एकत्र कैसे होगी? पुराने जमाने में जब राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे, किसी राज्य की जनसंख्या 5,000, 2,000, 4,000, 10,000 इस प्रकार से जनसंख्या हुआ करती थी। ऐसे लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना संभव था। लेकिन आज लाखों की संख्या में प्रत्येक राष्ट्र की संख्या है और लाख से बढ़कर करोड़ भी हो गई है, और कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी जनसंख्या अरबों तक पहुंच गई है। तो इतने अधिक जनसंख्या को एक स्थान पर एकत्र करना वैसे भी सर्वथा असंभव है। तो होता यह है कि प्रजातंत्र में प्रजातंत्र के दो रूप माने जाते हैं। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, दूसरे को कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो जहां की जनसंख्या अधिक होती है और वहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है, तो वहां पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना की जाती है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधि प्रजातंत्र में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वोट दे करके चुनती है, और ये निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के शासन कार्यों का संपादन करते हैं। उसे प्रतिनिधि प्रजातंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। दुनिया में आज जितने भी देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इन सभी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधि प्रजातंत्र का नाम दिया जाता है। सामान्यतया जनता भीड़ होती है, तो ऐसे भीड़ भरे वातावरण में
आप जनता को शासक नहीं कर सकते, तो भीड़ को जनता कहते हैं। जब जनता सक्रिय हो जाती है तो उसे संप्रभु कहते हैं या उन्हें नागरिक कहते हैं। ये नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधियों को चुन करके उन प्रतिनिधियों को अपने प्रति उत्तरदायी बनाते हैं और उन्हें शासन कार्य सौंपते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वहां हो सकता है जहां की जनसंख्या बहुत कम हो, और दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में, कैंटन माने प्रदेश, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों या प्रदेशों में यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना की गई है, और यहाँ की जनसंख्या, उन कैंटनों की जनसंख्या 5,000, 10,000, 12,000 इसके आसपास है। तो वहां पर सहज रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को लागू किया जा सकता है और लागू किया गया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को लागू करने की कुछ विधियां हैं, इनके बारे में चर्चा आगे करेंगे। अभी हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को आगे बढ़ते हैं। इस अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 4 प्रकार होते हैं: संसदीय, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक। संसदीय और अध्यक्षात्मक, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के लिए संबंध होता है उसे संसदीय शासन कहते हैं। जहां पर संबंध नहीं होता उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। तो प्रजातंत्र का यह जो प्रकार है, संसदीय और अध्यक्षात्मक, इस आधार पर बनाया गया है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध किस प्रकार का है। संबंध है, संसदीय हुआ, संबंध नहीं है तो वो अध्यक्षात्मक हुआ। और दूसरा प्रकार एकात्मक और संघात्मक। यह शक्ति कहां पर है, बंटी है या एक स्थान पर है, इस आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे एकात्मक और संघात्मक कहते हैं। एकात्मक शासन उसे कहते हैं जहां पर पूरे शासन की शक्तियां एक केंद्र में निहित हो, उसे एकात्मक शासन कहते हैं। और जहां पर शक्तियां केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच बटी होती है, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। तो संसदीय शासन जहां पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका के संबंध होता है, अध्यक्षात्मक शासन जहां पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका के लिए संबंध नहीं होता, जहां पर शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित होती है, एकात्मक शासन जहां पर शक्तियां केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच बटी होती है, वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से बटी होती है, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। तो दुनिया में पूरी शासन व्यवस्था, जितनी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं आज की तारीख में, इन सब को आप एकात्मक या संघात्मक, संसदीय या अध्यक्षात्मक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। दुनिया का एक देश है जहां की शासन व्यवस्था संसदीय भी है, अध्यक्षात्मक भी है और संघात्मक भी है, और वह है स्विट्जरलैंड का संविधान। स्विट्जरलैंड के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है, यह संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के गुणों को स्वीकार करता है, दोषों को छोड़ देता है। इसलिए स्विट्जरलैंड के शासन व्यवस्था मिश्रित शासन व्यवस्था कही जाती है। दुनिया में जहां कहीं भी संसदीय व्यवस्था होती है, वहां राष्ट्रपति या कार्यपालिका का अध्यक्ष, जिसे भारत में राष्ट्रपति कहते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट कहते हैं, इंग्लैंड में सम्राट कहते हैं, वह नाम मात्र का शासक होता है। शक्तियां उसी के हाथ में होती है, उसके नाम से पूरे देश का शासन चलाया जाता है, लेकिन वह स्वयमेव कोई निर्णय नहीं लेता, वह केवल हस्ताक्षर करता है और उसकी शक्तियों का प्रयोग संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल करता है, उसे संसदीय शासन कहते हैं। मतलब शासक संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, और मंत्रिमंडल वास्तविक शक्तियों से युक्त होता है। और यह मंत्रिमंडल, जिसे मंत्रिपरिषद भी कहते हैं, यह मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका की एक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ये 3 चीजें जहां पर होती हैं उसे संसदीय शासन कहते हैं, कि व्यवस्थापिका के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और यहाँ का मुखिया
मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो जहां पर ये 3-4 विशेषताएं होती हैं उसे संसदीय शासन कहते हैं। और चूंकि कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए संसदीय शासन को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। यह उत्तरदायित्व कैसे होता है? जैसे प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रस्ताव पेश करना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब प्रस्ताव जो रखे जाते हैं विरोधी दल के द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध, इसके माध्यम से संसद का प्रथम सदन या एक सदन मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है और मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जहां पर मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है उसे उत्तरदायी सरकार कहते हैं। ये संसदीय शासन है। आगे अध्यक्षात्मक शासन, जहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध नहीं होते, व्यवस्थापिका अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना काम करते हैं, दोनों के कार्य बंटे होते हैं, दोनों एक साथ मिल करके कोई काम नहीं करते, उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। एक दूसरी की, जहां पर राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है, पूरी शक्तियां कार्यपालिका की एक राष्ट्रपति में निहित होती है और वह उसका प्रयोग भी करता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा उदाहरण है फ्रांस। फ्रांस में भी अध्यक्षात्मक शासन है और फ्रांस का शासन थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन अमेरिका के शासन को अध्यक्षात्मक पद्धति का सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। वहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, जबकि मंत्रिमंडल या संसदीय शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों मिलकर काम करते हैं। जब तक व्यवस्थापिका का सदस्य कोई व्यक्ति नहीं होगा तब तक वह मंत्री भी नहीं बन सकता। प्रत्येक मंत्री संसद का सदस्य अवश्य ही होता है, वह संसद की बैठकों में जाकर भी भाग लेता है, वह संसद में भाषण भी देता है, वाद विवाद में भाग लेता है, पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है, जो आलोचना की जाती है उसका जवाब देता है। मतलब व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक दूसरे से मिले होते हैं। अमेरिकन अध्यक्षात्मक पद्धति में व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का भी ऐसा संबंध नहीं होता। जो मंत्री होते हैं, ये मंत्री केवल राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करते हैं। ये मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते, तो फिर संसद की बैठकों में जाकर उपस्थित होने, भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद भी नहीं है। तो ये अध्यक्षात्मक शासन पद्धति है। आगे एकात्मक शासन। एकात्मक शासन वह है जहां पर की पूरी शक्तियां, देश की शासन की पूरी शक्तियां जहां पर एक सरकार में निहित होती है, केंद्र में निहित होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित होती है, उसे एकात्मक शासन कहते हैं। लेकिन एक स्थान से पूरे देश का शासन तो चलाना संभव नहीं है, तो केंद्र सरकार या कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका शासन करने की दृष्टि से पूरे देश को छोटे छोटे जिलों में या ऐसा ही नाम से बांट देता है और वहां पर एक एक शासक नियुक्त कर देता है। ये शासक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के निर्देशानुसार काम करते हैं। और राष्ट्रपति को इतना अधिकार होता है कि किसी भी प्रशासक को कभी भी वापस बुला सकता है, किसी को भेज सकता है, वो किसी को भी आदेश दे सकता है। उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। जैसे फ्रांस में पूरे देश को 80 जिलों में बांटा गया है और इन 80 जिलों में एक एक प्रीफेक्ट होता है। भारत में जो जिले का मुखिया होता है उसको कलेक्टर कहते हैं, फ्रांस में उसको प्रीफेक्ट कहते हैं। इन प्रीफेक्ट्स की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये प्रीफेक्ट राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होकर के राष्ट्रपति के निर्देशानुसार काम करते हैं। तो अपनी मर्जी से राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। क्योंकि फ्रांस में एकात्मक शासन है, पूरी शक्तियां केंद्र में नियुक्त होती है, वह एकात्मक हुआ। इसका दूसरा प्रकार है संघात्मक शासन, जहां पर शक्तियां केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों को भी बटी होती है, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। अब जरा संघात्मक शासन को देखिएगा। संघात्मक शासन के लिए अंग्रेजी में 3 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक यूनियन,
जैसे कनाडा, जैसे भारत, ये यूनियन है। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन, भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से कनाडा के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहला हुआ यूनियन। दूसरा शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे कॉन्फेडरेशन कहते हैं, और तीसरा शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे फेडरेशन कहते हैं। इन तीनों को थोड़ा सा समझ लीजिए। यूनियन का क्या है? जहां पहले कभी एकात्मक शासन था, लेकिन बहुत ज्यादा विविधताएं हैं, बहुत बड़ा राष्ट्र है, एक स्थान से शासन करना संभव नहीं है, तो केंद्र सरकार क्या करती है? पूरे देश को छोटे छोटे प्रांतों में बांट देती है। इन प्रांतों को थोड़ी सी शक्तियां दे देती है, बाकी शक्तियां अपने पास रख लेती है। तो देगी कम, रखेगी ज्यादा, संवैधानिक तौर पर उसे यूनियन कहते हैं। जैसे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले एकात्मक शासन था, पूरी शक्तियां केंद्र में निहित थी। जब संविधान बना तो उस संविधान के अंतर्गत यूनियन शब्द का तो प्रयोग किया ही गया, लेकिन संविधान निर्माता ने क्या किया? ज्यादा शक्तियां केंद्र को सौंपी और पूरे देश को प्रांतों में बांट करके वहां पर एक एक सरकार को स्थापित कर दिया। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्थापित कर दिया, उनको थोड़ी सी शक्तियां दे दी और ज्यादा से ज्यादा शक्तियां अपने हाथ में रख लिया, उसको यूनियन कहते हैं। यही स्थिति कनाडा की भी थी, है, और यही स्थिति पूर्व सोवियत संघ की भी थी। सोवियत संघ को भी सोवियत यूनियन कहा गया था, तो उसे यूनियन कहते हैं। दूसरा है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन के लिए हिंदी में शब्द है परिसंघ या राज्य मंडल। राज्य मंडल क्या है? यदि कुछ छोटे छोटे राज्य हैं, उनके सामने एक समस्या है, सबके सामने एक समान समस्या है, और ये छोटे छोटे राज्य अपने बलबूते उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, करने में सक्षम नहीं है, तो ये छोटे छोटे राज्य मिल करके आपस में एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन को उस समस्या का समाधान, समस्या का हल करने की पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं, और ये सभी छोटे छोटे राज्य उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। वह केंद्रीय संगठन जो है, वह पूरी शक्तियां अपने हाथ में लेकर के उस समस्या का समाधान करता है, समस्या का निराकरण करता है, और जैसे समस्या का निराकरण हो गया तो उस केंद्रीय संगठन को भंग कर दिया जाता है, और राज्य पहले जैसे थे वैसे फिर से हो जाते, अलग अलग हो जाते। उसे कॉन्फेडरेशन कहते हैं, या परिसंघ या राज्य मंडल कहते हैं। उदाहरण लीजिए, दो बढ़िया उदाहरण इसके लिए। पहला उदाहरण अमेरिका का है। अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश। इन उपनिवेशों और ब्रिटेन के बीच मतभेद हुए, क्योंकि उस जमाने में आने जाने का कोई एक ही साधन था, जल मार्ग। इंग्लैंड से अमेरिका की दूरी हजारों किलोमीटर है, पहुंचने के लिए 15 दिन लग जाता था पहले। आज तो खैर बात दूसरी हो गई है, पलक झपकते आप पहुंच जाते हैं। तो वो जमाना ऐसा था नहीं। सन 1700, 1750 के आसपास की चर्चा है ये। तो इन उपनिवेशों और ब्रिटिश सरकार के बीच मतभेद बढ़े। यह तय हो गया कि इंग्लैंड से हमको लड़ना है, लेकिन 13 उपनिवेश जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे, इन्होंने सोचा कि यदि हम लोग एक एक करके लड़ेंगे तो इंग्लैंड तो हमको आसानी से परास्त कर देगा। तो इन्होंने क्या किया, इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर के एक राज्य मंडल बनाया और जॉर्ज वाशिंगटन को इसका मुखिया बनाया। इस राज्य मंडल को शक्तियां दे दी और कहा कि तुम युद्ध करो इंग्लैंड से,
हम तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे। संप्रभुता अपने पास रखा, संप्रभुता अपने पास रखा और उसको उस अस्थायी संगठन में पूरी शक्तियां, पूरी अथॉरिटी देकर के लड़ने के लिए उनको तैयार कर दिया और कहा कि तुम लड़ो, हम पूरा तुमको सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे, पूरा सहयोग करेंगे। परिणाम यह हुआ, इस राज्य मंडल, अमेरिकन राज्य मंडल और इंग्लैंड के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में इंग्लैंड परास्त हुआ, 1781 में परास्त हुआ और इस प्रकार से इन 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिल गई। और जैसे ही स्वतंत्रता मिल गई, ये उपनिवेश राज्य कहलाने लगे और इस प्रकार से वह राज्य मंडल इसके बाद भंग हो गए। और जब इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर के 13 राज्य बन गए थे, 13 राज्यों ने मिलकर के जब एकजुट होकर के एक नए राष्ट्र के निर्माण का संकल्प किया, तो उसको नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य। आज जिसे हम बोलचाल की भाषा में अमेरिका कहते हैं, उसका नाम अमेरिका नहीं है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। ये अमेरिका की कहानी है, उसको कॉन्फेडरेशन कहते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए स्विट्जरलैंड का। 13वीं 14वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड में छोटे छोटे कैंटन थे। ये कैंटन बिल्कुल छोटे थे, 1000, 5000, 2000 इस प्रकार से इनकी जनसंख्या थी। स्विट्जरलैंड का पड़ोसी था ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया इन कैंटनों पर आक्रमण कर देता था, उनको तहस नहस करके बहुत परेशान करता था। और छोटे छोटे कैंटन थे, ताकत थी नहीं ऑस्ट्रिया से लड़ने की, क्योंकि इनको तुलना में ऑस्ट्रिया शक्तिशाली राष्ट्र था। तो 3 कैंटनों ने मिलकर के एक कॉन्फेडरेशन बनाया और जब ऑस्ट्रिया ने इन पर आक्रमण किया तो तीनों ने मिलकर के एकजुट होकर के ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया, क्योंकि तीनों की शक्तियां संयुक्त हो गई, ऑस्ट्रिया परास्त हो गया। इससे इस राज्य मंडल की लोकप्रियता बढ़ गई। अड़ोस पड़ोस को 3-4 कैंटन और इसमें सम्मिलित हो गए और ताकत बढ़ गई। कुछ वर्षों के बाद ऑस्ट्रिया ने सोचा कि इसका बदला लूंगा मैं। ऑस्ट्रिया ने दोबारा आक्रमण किया इन पर। पहले 3 को परास्त नहीं कर पाया था, आज तो 7-8 हो गए थे, कहां परास्त कर पाएगा। ऑस्ट्रिया दूसरी बार परास्त हो गया। तो इस राज्य मंडल की और लोकप्रियता बढ़ गई और 2-4 कैंटन अड़ोस पड़ोस के सब आ गए। इस प्रकार से एक राज्य मंडल का निर्माण हुआ। स्विट्जरलैंड के संविधान में पहला वाक्य शुरू होता है, हम स्विट्जरलैंड के 22 कैंटन इस राज्य मंडल की स्थापना करते हैं। तो स्विट्जरलैंड भले ही संघ है व्यवहार में, लेकिन संविधान उसे कॉन्फेडरेशन या राज्य मंडल का नाम देता है। तो राज्य मंडल या परिसंघ वह संगठन है जो ढीला ढाला होता है, एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गठित किया जाता है और उद्देश्य की प्राप्ति के बाद वह संगठन खत्म हो जाता है, भंग हो जाता है, उसे राज्य मंडल कहते हैं। और अब चलें फेडरेशन की ओर। फेडरेशन का हिंदी शब्द है संघ। फेडरेशन किसे कहते हैं? जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के आपस में समझौता करते हैं और समझौता करके एक नए राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लेते हैं, अपनी संप्रभुता उस केंद्र को दे देते हैं, उसके बदले में वे स्वायत्तता और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा समझिएगा इसको, स्वायत्तता और सुरक्षा मतलब राज्यों को जो शक्तियां दी जाएंगी संविधान के अनुसार दी जाएंगी, आपस में समझौता करेंगे मतलब संविधान का निर्माण करेंगे। आपस में समझौता करेंगे तो मुखाग्र समझौता नहीं होगा, लिखित होगा। जब लिखित समझौता होगा तो उसको संविधान का नाम दिया गया। तो संविधान के अंतर्गत कुछ शक्तियां केंद्र को, बाकी शक्तियां अपने पास। तो उन शक्तियों का प्रयोग जो राज्यों को दी गई है वे उसका प्रयोग पूरी तरह से करते हैं। मतलब राज्यों को अपने सीमा के अंदर शासन करने का पूरा अधिकार होता है।
और सुरक्षा। फिर राज्यों को अपने सुरक्षा की चिंता नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा का काम केंद्र सरकार का होता है, क्योंकि संप्रभुता उनको दे चुके हैं। तो इस प्रकार से राज्य आपस में मिलकर समझौता करते और संविधान का निर्माण करते हैं। वे संप्रभुता उसको केंद्र को सौंप देते हैं, इसके बदले में वे स्वायत्तता और सुरक्षा प्राप्त करते हैं, उसे संघात्मक शासन करते हैं। अमेरिका इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। जब राज्यमंडल का उद्देश्य पूरा हो गया, राज्यमंडल भंग हो गया, तो उन 13 राज्यों में जो कुछ प्रमुख नेता थे, इन्होंने सोचा कि देखिए किस प्रकार से राष्ट्रीयता का भाव था उनके मन में। इन नेताओं ने सोचा कि हमने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन इंग्लैंड कभी भी हमसे बदला ले सकता है और बार बार हम सभी राज्यों को एकजुट करके उतनी अच्छी तरह से लड़ नहीं पाएंगे, तो क्यों न एक ऐसी स्थायी व्यवस्था की जाए ताकि राष्ट्र का, एक नए राष्ट्र का भी निर्माण हो और इंग्लैंड कभी भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। तो इन 13 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शुरू हुआ फिलाडेल्फिया में, जिसे फिलाडेल्फिया कन्वेंशन कहते हैं। ये घटना है 1787 की। और फिर इन 13 राज्यों के इन 55 प्रतिनिधियों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया। एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए इन्होंने पहल किया, नए संविधान का निर्माण किया और फिर इन राज्यों से स्वीकृति ली गई। जब 13 राज्यों में से यह तय हुआ, जब 13 राज्यों में से 9 राज्य इसको स्वीकार कर लेंगे तब इसको लागू किया जाएगा। 2 वर्ष के अंदर 13 में से 9 राज्यों की स्वीकृति मिल गई। इसके बाद चुनाव हुए और इस प्रकार से एक नए राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना की गई। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है, संघ है, फेडरेशन है। यद्यपि संयुक्त राज्य के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह फेडरेशन का, संघात्मक शासन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। अब इसमें देखिएगा, संघात्मक शासन में ये जो आपस में समझौता हुआ, फिर नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, उसको नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे लकड़ियों का गट्ठा है, उस लकड़ियों के गट्ठे को रस्सी से आप बांधते हैं तो प्रत्येक लकड़ी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वायत्त अस्तित्व है, स्वतंत्र में स्वायत्त अस्तित्व है और वह डोर से बंधा हुआ है। मतलब उसकी जो स्वायत्तता है, एक संघात्मक शासन में प्रत्येक राज्य इसी प्रकार से अपनी पृथक स्वायत्तता बनाए रखता है। और डोर से जो बंधा है, वह डोर क्या है, वह रस्सी क्या है, संविधान है। संविधान रूपी बंधन से राज्य बंधा होता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स हुआ। लेकिन भारत में जब 1950 में हमने नए संविधान का निर्माण किया, संघात्मक शासन की स्थापना की, तो हमने क्या किया, हमने एक नए भारत का निर्माण किया। केंद्र सरकार ने अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से पूरे देश को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया। हर प्रांत में एक सरकार की स्थापना कर दी, उनको थोड़ी सी शक्तियां दे दी और बाकी शक्तियां उसने अपने पास रख लिया, संविधान सम्मत रूप से। तो ये यूनियन, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। आपको धन्यवाद। इसके बारे में कमेंट्स जरूर करिए कि कोई सिद्धांत, कोई शब्द समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि यदि आप कमेंट्स करेंगे तब आगे और इसकी अच्छी तरह से जहाँ पर विवेचना छूट गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, उसको सुधारा जा सकेगा। आपको धन्यवाद।